हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ भी हेलो फ्रेंड्स ही होगा। तो बेसिकली सर ने मेरे बारे में जो भी बताया वही मेरा इंट्रोडक्शन है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ उससे ज़्यादा मैं थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ काउंट कर पा रहा हूँ लगभग 9 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। ऑब्वियस ही बात है, जो लोग भी यहाँ हैं सबका मोटिव एक ही है। मोटिव क्या है? जॉब तो एक मोटिव है जो सर बता रहे थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोटिव ये है कि जिस सिचुएशन में अभी आप लोग हैं इससे अपने आप को बेहतर देखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यदि आप लोग इस सिचुएशन में खुश होते या फिर मतलब आपको लगता कि नहीं ये ठीक है, तो फिर आप मेहनत नहीं कर रहे होते, फिर तो जो चल रहा है वही चल रहा होता। और जो भी बातें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बताऊँगा या फिर मैं कोई एलियन हूँ 30 मार खान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली ये सारी बातें आप लोगों के दिमाग में भी होता है, लेकिन कहते नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा बात आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लिया आप फार्मूला बहुत सारा रट के गए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया और आप क्वेश्चन के टाइम आपके दिमाग में वो फार्मूला याद नहीं आया, तो फार्मूला आपके किसी काम का नहीं है। कहते नहीं है ना पद बड़ा ना कद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। तो मुसीबत के टाइम में कौन सा थॉट आपका साथ दे रहा है और कौन सा थॉट आपका साथ नहीं दे रहा है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद मैं जो भी बातें यहाँ पे बोलूँगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी बातें सही हों। जो बातें आपको सही लगे उसे ही इम्प्लीमेंट करना है, जो बातें सही नहीं लगे आराम से इधर से सुनना है, इधर से उसको निकाल देना है। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि महात्मा गांधी जी ने कही थी या किसने कही थी मुझे एग्जैक्टली तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि ईश्वर ना हर किसी को अपना मतलब मस्तिष्क, आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ दिया गया है। तो वो मतलब कि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं जो कहता हूँ आप लोग वो मत करो, मतलब कि क्योंकि मैं जो कहता हूँ अगर आप लोगों को वही करना होता ना तो ईश्वर आपको अपनी सारी चीज़ें नहीं दिए होते। उन्होंने आपको सारा अपनी चीज़ें दिया है कि वो जो भी बोलते हैं उनकी जो भी बातें अच्छी लगती है केवल वही माने। क्योंकि यदि अगर ऐसा नहीं करना होता ना तो फिर एक महान इंसान जो थे उन्हीं को सब कुछ दे दिया जाता और आपको केवल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का आदेश दिया जाता कि वो जो महान व्यक्ति बोलेंगे आपको केवल वही चीज़ें करनी है। तो ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब ऊपर वाले कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक महात्मा गांधी नहीं बल्कि 100 महात्मा गांधी बने, 100 महात्मा गांधी नहीं 1000 महात्मा गांधी बने, महात्मा गांधी से भी महान बने। तो इसलिए अब हम लोग अपने को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं 9 लोग, या सर भी पढ़ा रहे हैं या फिर मैं भी जो बोल रहा हूँ, ये इस दुनिया की सच्चाई है या फिर मतलब इस दुनिया की रीत है। यहाँ पे हर कोई अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं भी अपने फ़ायदे के लिए हूँ। आप लोग यहाँ बैठे हुए अपना समय दे रहे हैं, वो भी आप लोग अपने फ़ायदे के लिए दे रहे हैं। सर ने भी मुझे यहाँ बुलाया है, अपने फ़ायदे के लिए बुलाया है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। मेरा इसमें फ़ायदा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग पसंद करता हूँ, साथ ही मैं जो भी मेरे थॉट्स है मैं इसे लोगों तक शेयर करना पसंद करता हूँ। क्योंकि जो भी विज़न है वो आप अकेले अगर आप चाहते हैं कि इंडिया उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव करे तो वो कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक हर किसी को उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो मेरा इसमें फायदा ये है कि मेरे जो भी अच्छे थॉट्स हैं अगर एक भी लोगों तक वो मतलब कि पहुंच पाता है तो उसमें मेरा ये फ़ायदा होगा। और आप लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कि ये कोई एक पाथ है, इस डायरेक्शन में अभी आप लोग चल रहे हैं, लेकिन यदि अगर आपको इस डायरेक्शन में यहाँ पर मुड़ना है तो यहाँ पे गाड़ी को ना थोड़ा स्लो करना पड़ता है। जब तक आप स्लो कर नहीं करेंगे तब तक आप टर्न नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी आप लोगों का क्लास चल रहा था, सर कुछ आप लोगों को पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी जितना देर का भी मैं समय लूँगा 10 मिनट 20 मिनट, अभी समय भी आप लोग पढ़ नहीं रहे, आपकी गाड़ी यहाँ पे स्लो है। स्लो है इसका मतलब कि हो सकता है कि यहाँ से गाड़ी आप जब टर्न लेंगे तो आपका स्पीड हो सकता है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या फिर जो भी आपका मंजिल है उस दिशा में हो सकता है कि आप जल्दी पहुँच जाए या फिर जो भी आपको समय लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपको रुकना पड़ता है, रुक के सोचना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपने जो सोचा था कि एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, क्या डे जब आपका एंड हो रहा है तो उस गोल की तरफ क्या एक स्टेप भी आपका मतलब कि आपने कुछ ऐसा काम किया या नहीं किया। क्योंकि इस बात को मानिए या मत मानिए, यहाँ पे जो पूरी लड़ाई है ना वो पूरी दुनिया से लड़ाई नहीं है, पूरी लड़ाई वो खुद से है। क्योंकि यदि अगर आप पूरी दुनिया से लड़ाई जीत जाते हैं और खुद से जंग हार जाते हैं ना तो आप खुद को जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप से बात करें, किसी से बात करें या ना करें, डेली शाम को टाइम निकालें, अपने आप से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं।
क्या आप जो सोच रहे थे, क्या आप जो कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि किसी भी चीज़ का जो पहला स्टेप होता है ना, वो विचार होता है। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, तब तक आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पहला स्टेप ही यही होता है कि आप किसी चीज़ को पहले सोचें। और हमारा दिमाग इस तरीके से करता है कि यदि अगर अभी मैंने सोच लिया, मैं घर से जब निकला कि मुझे अविनाश सर के कोचिंग में जाना है, तो मेरा माइंड जो है मेरे सामने 10 ऐसा रीजन्स ला के रखेगा कि मुझे अविनाश सर के कोचिंग में क्यों जाना है। और एक बार मैंने सोच लिया कि मुझे अविनाश सर के कोचिंग में नहीं जाना है, तो यही सेम माइंड मेरे सामने 10 ऐसा रीजन ला के रखेगा कि मुझे अविनाश सर के कोचिंग में क्यों नहीं जाना है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड कि आप सोचते क्या है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें जैसे कि वर्कआउट करती है। उसके बाद आप क्या है, ये भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग इस पूरे यूनिवर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इस पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। उसमें से हम लोगों का एक छोटा सा प्लैनेट है अर्थ, ठीक है। उसमें से अगर हम लोग बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 200 प्लस कंट्रीज है हमारे मतलब कि इस अर्थ पे। उसमें से हमारा एक छोटा सा कंट्री है इंडिया। इस इंडिया के बीच अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है, लगभग मान लेते हैं 36। उसमें से अभी हम लोग जहाँ प्रेजेंट है छोटे से स्टेट में है, झारखंड में। इस झारखंड की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे 24 डिस्ट्रिक्ट्स है। उसमें से एक आपका डिस्ट्रिक्ट है धनबाद। आप अभी इस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट हैं। इस धनबाद डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बात करते हैं तो लगभग 7 ब्लॉक्स है। 7 ब्लॉक में अभी हम लोग जहाँ प्रेजेंट है वो है धनबाद ब्लॉक। तो हम लोग इस ब्लॉक में प्रेजेंट हैं। अब इस ब्लॉक में भी बहुत सारे वार्ड्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वार्ड कमिश्नर। तो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 वार्ड्स होंगे। तो हम लोग एक किसी पर्टिकुलर वार्ड में भी प्रेजेंट है। इस वार्ड में भी बहुत सारे मोहल्ला हैं, मान लेते हैं 20 मोहल्ले होंगे। उसमें से अभी हम लोग एक मोहल्ले में प्रेजेंट है। इस मोहल्ला में भी बहुत सारा घर है। उसमें से एक बिल्डिंग ये भी है, इस बिल्डिंग में भी हम लोग प्रेजेंट हैं। इस बिल्डिंग में भी बहुत सारे रूम्स हैं। उस रूम में एक रूम में भी हम लोग प्रेजेंट हैं। बैठ के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आप मानेंगे तो आप बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे मतलब आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते आप कितना छोटा है। तो ये सारा गेम जो वो दिमाग का है। और नहीं तो आप अपने आप में इतना बड़ा है। जैसे कि आज किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए जिसको पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो अंबानी हो, कोई भी हो। तो ये इंसान के अंदर होता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपको अपना पोटेंशियल पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप अपनी ताकत को नहीं समझते हैं ना, तब तक आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि एक बाइक परचेज करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इस बाइक की कीमत है 1 लाख रुपये, जो कि अभी मार्केट प्राइस लगभग इसी के आसपास चल रहा है। तो हम लोगों को इस बाइक का ना पूरा स्पेसिफिकेशन यूज़र मैनुअल दिया जाता है। उसमें बता दिया जाता है कि इस बाइक की कैपेसिटी क्या है, कहाँ तक इस बाइक पे आपको लोड करना है, क्या इस बाइक की मैक्सिमम स्पीड है, क्या इस बाइक की मैक्सिमम इफिशियंसी है। लेकिन कोई इंसान अपनी इफिशियंसी नहीं बता सकता है, क्योंकि कोई भी जब पैदा हुआ था, सचिन तेंदुलकर ही जब पैदा हुए होंगे तो पैदा होते वो नहीं बोल दिए होंगे कि हम क्रिकेटर बनेंगे। तो इस जो ह्यूमन बॉडी है इसकी खास बात ही यही है कि यहाँ पे किसी को अपना इफिशियंसी नहीं पता है। हर कोई अपना बेस्ट देता है और आपको बेस्ट ही देना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन से आप अपना 100% देना स्टार्ट कर दिए, जिस दिन से आप अपने आप को जवाब देना स्टार्ट कर दिए कि नहीं मैं अपना 100% दे रहा हूँ अपना नाम ले करके, इससे ज़्यादा मेरा औकात नहीं है, आप देखेंगे रिजल्ट आपको खुद ब खुद और ऑटोमेटिक मिलने लगेगा। क्योंकि होता ऐसा है कि जैसे कि सचिन तेंदुलकर का ही मैंने नाम लिया, तो जैसे सचिन तेंदुलकर जब स्टार्टिंग में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए होंगे तो शुरू में तो बहुत मज़ा आता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग पढ़ाई में भी जब किसी नए क्लास में जाते हैं या जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो ऐसा नहीं कि सचिन का क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट कम नहीं हुआ होगा, लेकिन यदि अगर उसे महान क्रिकेटर बनना था तो उसे उस चीज़ को कंटिन्यू रखना था। और जब उसका खेलने का मन नहीं किया होगा तब भी वो खेला होगा, तब जाकर वो महान क्रिकेटर बन पाया। ये बात अलग है कि दूर से हमें वो चीज़ें नहीं दिखती है। सचिन तेंदुलकर ने कितना मेहनत किया ये किसी को नहीं पता है सिवाय सचिन तेंदुलकर के। तो आप क्या हैं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ना मैं, ना आपके सर, ना आपके मम्मी, ना आपका पापा, ना आपका भाई, ना आपका बहन, कोई नहीं। आप क्या हैं सबसे अच्छा आप जानते हैं। तो जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने कंटिन्यू मेहनत किया तब जाकर के वो एक महान खिलाड़ी बन पाए, उसी तरह से हमें अपने करियर में भी कंटिन्यू मेहनत करना पड़ता है। जैसा कि सर ने बताया कि मैं बहुत सारे एग्जाम्स का एग्जाम रिव्यू करता हूँ, तो लगभग मेरा चैनल जो है मेनली डेडिकेटेड है रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं लगभग ऑल ओवर इंडिया में होने वाले लगभग सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम रिव्यू करता हूँ। और जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब ले चुके हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, चाहे DGMS के DG हो, IT के डायरेक्टर हो या फिर सिम्फर के डायरेक्टर हो, वैसे लोगों का भी इंटरव्यू हम अपने चैनल पे किए हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसमें 2 4 5 चीज़ें मैंने कॉमन पाई है। एक आपका क्या है, जैसे कि फर्स्ट हम लोग मानते हैं
कि डेडिकेशन तो आपको रखना पड़ेगा किसी भी काम में। आप उस काम को करने से पहले सोच लीजिए कि वो काम करना है या नहीं करना, जितना समय लेना है ले लीजिए। लेकिन एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम हमको करना है, तो उसमें रिजल्ट तो आपके हाथ में है नहीं, तो रिजल्ट का गारंटी तो आप दे ही नहीं सकते, कोई नहीं दे सकता है। बस आपको क्या करना है, उस काम में आपको अपना 100% देना है। 100% का ही नाम है डेडिकेशन, और कुछ भी नहीं है। और ये 100% इतना आसान तो नहीं होता है। ये कोई सोचे कि हम रातों रात कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी नया हैबिट को इम्प्लीमेंट करने में आपको 21 डेज़ का टाइम लगता है। तो कोई भी नया हैबिट आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो बस अपने आप को इतना समझाइएगा कि बाबू आपको 21 दिन तकलीफ करना है। 21 दिन तकलीफ कर लिए तो आपका बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। यार इतना तकलीफ नहीं कर पाए तो फिर जो आपका कंटिन्यू चल रहा है वही सेम चीज़ें जैसे कि कंटिन्यू डेडिकेशन। सेकंड जैसे कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना होगा। बहुत सारे ऐसा मौके आएंगे, जैसे कि अभी मैं सर को सुन रहा था, शादी वाला आपको एग्जांपल दे रहे थे, या और भी कोई दोस्त आ गया तो कोचिंग लोग नहीं आ पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसा मौका आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं यार अब हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वहीं पे आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, ठीक है, और आपको पहुँचना यहाँ पे है। तो जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे ना, तो क्योंकि बहुत लंबा जर्नी आप तय कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको थकान होगी, और थकान होना ऑब्वियस भी है। अगर थकान नहीं हो रहा है तो आप फिर मतलब इंसान नहीं है, फिर तो आप नेचुरल नहीं है, फिर तो मतलब आप अलग ही कैटेगरी होगी, आप एक्सेप्शनल है। तो थकान होगा। अब डिसीजन आपको यहाँ पे करना होता है, क्या वापस चल करके हम यहाँ पे पहुँच जाएं, या फिर थोड़ा सा और जोर लगा के हम यहाँ पे पहुँच जाएं। ये डिसीजन आपको करना होता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आप नीचे भी आएंगे ना, तो इससे तो ज़्यादा मेहनत इधर ही आपको लगेगा। इसलिए थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब नेवर गिव अप का जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है। थर्ड थिंग है कंसिस्टेंसी। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और इसका तो लाइव मैंने खुद एग्जांपल्स देखा है। बहुत सारे ऐसे तेज स्टूडेंट्स हैं जिनको रेगुलर मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कंटिन्यू मेहनत करते हैं, वो केवल मेहनत के दम पे उनको बीट कर। इसके बेस्ट एग्जांपल आपका खरगोश और कछुआ वाला भी एग्जांपल है। खरगोश चाहे कितना भी तेज था, लेकिन कंटिन्यू चला कछुआ, कछुए ने उस रेस को जीता। तो इसलिए मतलब आपको कंटिन्यूटी तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके रख लेते हैं तो फिर आपको मतलब कि आपकी मंजिल से जाने से कोई और नहीं रोक सकता है। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिसको कि मैं लास्ट में बताता हूं, क्योंकि लोग इसको फर्स्ट में बताते हैं, इसलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को सबसे लास्ट में बताता हूं। एक टर्म होता है नियत, और एक टर्म होता है ऑनेस्टी। यदि किसी भी चीज़ को आप साफ नियत से करते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे नियत में कोई खोट नहीं है, तो मुझे पता है ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, ये एक लोगों पे इम्पैक्ट हो या नहीं, सब पे इम्पैक्ट हो या नहीं हो, मिनिमम एक स्टूडेंट पे इसका इम्पैक्ट जरूर होगा। और एक भी स्टूडेंट पे इम्पैक्ट हो गया तो फिर मेरा जो मतलब जो भी मैंने यहाँ पे समय दिया है, क्योंकि 12 बजे मुझे एग्जाम रिव्यू करना है एग्जाम सेंटर पे, तो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो किसी भी काम में साफ नियत, और ये नियत आपके अलावा कोई नहीं जानता कि आप किस नियत से उस काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बम बनाते हैं या फिर जो आतंकवादी होते हैं वो एजुकेशन नहीं लेते, एजुकेशन वो भी लेते हैं, लेकिन उनका नियत गलत होता है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो उनके पास भी डेडिकेशन होता है, उनके पास भी नेवर गिव अप एटीट्यूड होता है, उनके पास भी कंसिस्टेंसी होता है, और उनके पास ईमानदारी भी होता है। लेकिन बस एक चीज़ नहीं होता, वो होता है गलत नियत होता है। उनका नियत उनका साफ नहीं होता है, उनका नियत गलत होता है। वो भी अपने काम को ईमानदारी से करता है। ऐसा नहीं कि बम कोई भी उठा पड़ा, उनके पास तो एजुकेशन का साधन भी नहीं होता, वो तो छुप छुप के एजुकेशन भी लेते हैं कैसे बम बनाना है, लेकिन उनका नियत खराब होता है। इसलिए मतलब पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट नहीं करती है। रिस्पेक्ट करते हैं उनके कुछ सेलेक्टेड लोग होते हैं, उनके नज़र में वो हीरो होते हैं, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। और लास्ट आपका ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए केमिस्ट्री में आप लोग एक टर्म पढ़ते होंगे A+B=C+D। तो ये जो होता है आपका मेन प्रोडक्ट होता है, और ये आपका बाई प्रोडक्ट होता है। लगभग सभी केमिकल रिएक्शंस में ये होता ही होता है। ठीक उसी प्रकार से जो है ना आपका एजुकेशन भी होता है। एजुकेशन में दो टर्म होता है, एक होता है आपका नॉलेज, एक होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। EPB में इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, नॉलेज जो होता है ना वो आपका मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, या फिर मतलब कह लें हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम लोग केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो जो मेन प्रोडक्ट होता है ना हम लोगों का, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। और जिस दिन आप नॉलेज के पीछे भागने लगे ना, सर थोड़ा सा पानी होगा तो लाइएगा। जैसे कि मैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल उसी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लाइए ना। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जाम्पल देकर के यहाँ समझाना चाहूँगा, या किसी को भी एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं। इसको देखिए, पढ़िए सर। जैसे कि आप लोग इसको प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जिन लोगों को भी दिख रहा होगा, तो यहाँ का कलर और यहाँ के कलर में थोड़ा डिफरेंस है, जहाँ पे पानी गिर चुका है। क्या कोई मुझे बता सकते हैं ये कलर डिफरेंस क्यों है?
क्यों कलर चेंज हुआ? पानी डालने से आखिर ऐसा क्या हो गया? या फिर आप लोग भी कभी किसी भी कपड़े पे गिरा लीजिए, ये तो ब्लैक है तो कम डिफरेंस मालूम चल रहा, रेड पे गिरा तो ज़्यादा डिफरेंस दिखता है आपको। तो क्यों ये कलर चेंज क्यों हुआ? हाँ, तो एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ बताइए? देखिए हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये जो कपड़ा बना हुआ है, ये रेशम का बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं धागा है इसमें। तो पहले यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका धागा है, यहाँ पे जब लाइट्स पड़ रही है ना, तो सारे के सारे लाइट इसमें पड़ के आपके आंख पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, कुछ लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा। जब यहाँ पे पानी चला गया ना, तो जो स्पेस खाली था, जहाँ पे एयर था, जहाँ पे कि लाइट पड़ने के बाद आर पार हो जा रहा था, अब वो एयर के जगह पे वाटर फिल हो गया। तो पहले मान लीजिए कि 10 लाइट इस पे पड़ रहा था, 10 में से 8 लाइट आपको रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था, तो अब आपको 9 लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो खाली स्पेस था जहाँ से लाइट आर पार हो जाती थी, अब वहाँ पे जैसे कि ज़्यादा लाइट आपको रिफ्लेक्ट होकर जा रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा है। तो ये होता है नॉलेज। अब इसमें से क्योंकि हमेशा सर भी आपको सिखाते होंगे, हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपके बन जाएंगे। जैसे 3 इडियट में कहा गया था कि आप हमेशा मतलब कि काबिलियत के पीछे भागे, टैलेंट के पीछे भागे, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो आप एजुकेशन के पीछे भागेंगे ना, नॉलेज के पीछे भागेंगे, तो एग्जाम तो आपका झक मार के निकलेगा। इसीलिए किसी भी एग्जाम का जो सक्सेस रेट होता है ना, जो टॉपर्स होते हैं वो एक ही होता है। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि सिलेबस तो उसके लिए भी सेम होता है। अविनाश सर जैसे यहाँ पे 9 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अविनाश सर तो जो भी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं उस सबको सेम ही चीज़ डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन सबका रिजल्ट अलग अलग होता है। वो क्यों होता है पता है? उसका रीज़न वही है कि जिसका रिजल्ट अलग होता है ना, वो कुछ नहीं करता, उसी काम को वो अलग तरीके से करता है। कहते हैं जीतने वाला ना कुछ अलग नहीं करता, उसी काम को वो अलग तरीके से करता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, उस तरीका को बदल देना है। जैसे मैंने कहा था ना, कोई डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, फिर आपको ये डायरेक्शन सही लग रहा था तो फिर चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि अगर आपको लगता है कि नहीं, इस डायरेक्शन को चेंज करने की आवश्यकता है, तो इस डायरेक्शन को आप डेफिनेटली चेंज करिए। क्योंकि जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे, इसके किसी का भी एग्जाम्पल उठा के देखिए, नोकिया ही है, उसने समय के साथ अपने आप को बदलाव नहीं किया। आज देखिए मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ, तो मेरे साथ कुछ चैनल के भी स्टूडेंट्स हमको कंटिन्यू सुन रहे हैं। तो ये समय का डिमांड है, ये समय की मांग है। आप अभी बैठे बैठे अपने मोबाइल से इस दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। क्या आज से 10 साल पहले ये पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। आज मैं जो खड़ा हूँ, मैं अपना प्रोफेशन खुद चुना हूँ, मैंने अपना प्रोफेशन खुद डेवलप किया है। ना मैं जॉब करता हूँ, ना मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं दोनों के बीच का एंटरप्रेन्योर हूँ। मैंने अपना बिजनेस खुद खड़ा किया और मैंने अपने लिए ही काम करता हूँ। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया? ये एवरीथिंग इज पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट। कहते नहीं है कि अभी के समय में जो इंटरनेट को सही इस्तेमाल नहीं कर सका ना, तो फिर आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपके सामने इतना अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, लेकिन आपके उसके इंपॉर्टेंस को ही नहीं समझा। और एक इसको थोड़ा मिटवाइएगा सर किसी से, एक बहुत ही अच्छा इमेज का मैं डिस्कशन अभी करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कभी भी काइपे इमेज। अब इसको काइपे इमेज बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, उसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया था। जैसे देखिए, ये अब मान लेते हैं कि आप लोगों का लाइफ है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि ये ब्लैक पोर्शन है और ये हम लोगों का वाइट पोर्शन है, यहाँ पे एक डॉट है। तो जैसे कि लाइफ में आप जब मान लीजिए कुछ भी करते हैं, तो जैसे कि मैं अभी आप लोगों को लेक्चर ही मान लेते कि ले रहा हूँ, आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। लाइफ में आप कितना भी अच्छा करें, कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। लाइफ में आप कितना भी बुरा करें, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि परसेंटेज कितना है, मेजॉरिटी मतलब कि पॉजिटिव है या फिर मेजॉरिटी निगेटिव है, मेजॉरिटी निगेटिव है या फिर मेजॉरिटी पॉजिटिव है। तो ये लाइफ में भी कभी ना 100% एब्सोल्यूट टर्म कुछ भी नहीं होता है, या आपको सर भी पढ़ाते होंगे। तो जैसे कि इसलिए ना कभी भी आप लोग कुछ भी चीज़ों करते हैं, जैसे कि सर पिछले बार मैं सर के पास भी आया था, सर ने एक टर्म कहा था सवाल। सवाल ना चाहे वो खुद से पूछिए, चाहे वो सर से पूछिए, चाहे जिससे भी पूछिए, सवाल करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सवाल में ही ना मतलब आप अपने आप को निखार पाते हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, सर न्यूटन, सर ज़्यादा रिस्पेक्ट के लिए इनको आगे पीछे दोनों सर लगाया जाता है। आज ये न्यूटन से सर न्यूटन सर क्यों बन पाए? क्योंकि इन्होंने सवाल किया। किससे सवाल किया? खुद से सवाल किया। क्योंकि जो सवाल आप करेंगे ना, उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा, और यदि अगर वो जवाब जिसके पास होगा तो फिर आपको अपनी पहचान नहीं मिल पाएगी। आपको आपका पहचान आपका सवाल ही दिला सकता है, जब उस सवाल का जवाब खुद ढूंढेंगे तब। ये न्यूटन के मन में जो सवाल आया था, वो सवाल किसी से जाकर पूछता और उसको कोई जवाब दे दिया होता,
तो क्या न्यूटन सर कभी बन पाते? कभी नहीं बन पाते। और सवाल हर जगह है, सवाल हर जगह है। मेरा बाल ही काला है तो काला ये क्यों है? मेरा आँख का जो रेटिना है वो पीछे वाइट है, आगे ब्लैक है, ये उल्टा क्यों नहीं है? सवाल हर जगह है। आप बैठे हुए हैं तो वो चेयर का डिजाइन वैसा ही क्यों है? सवाल हर जगह है। इसलिए सवाल जरूर पूछिएगा। इसलिए कोई भी टॉपिक आप लोग कुछ भी पढ़ाई करते हैं, 5 सवाल अपने जेब में स्टूडेंट्स को हमेशा रखना चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। इन चीज़ों को हर जगह पे इंप्लीमेंट करिए। अब देखिएगा मैक्सिमम, और सर आपको मुश्किल से कितना 1-2 सवाल का जवाब दे पाएंगे? मैक्सिमम सवाल का जवाब का आंसर आपको खुद ही ढूंढना होगा। और जब इस तरीके से कहते नहीं, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। अब नहीं पढ़ाई करेगा ना, अरे एग्जाम में बैठेगा निकल ही जाएगा। और जितना ज़्यादा पढ़ाई करेगा ना उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और जितना इंटरेस्टिंग होगा ना, तो जो हम लोग बचपन में एक कविता पढ़े थे कि राजेंद्र प्रसाद जी जब पढ़ाई कर रहे थे तो उनके घर के बगल से बारात निकल गई थी, उनको पता नहीं चला था। तो बारात तो छोड़िए, आपके ऊपर बम भी गिर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक जिंदा रहेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पढ़ाई इतना इंटरेस्टिंग है। साइंस और मैथमेटिक्स, ये आपके चीज़ें जो भी आपके सराउंडिंग में चीज़ें घट रही है, इसको जानना ही साइंस है और कुछ नहीं है। ये ब्लैक बोर्ड है, वाइट है, ये मार्कर रेड ब्लैक है, तो ये वाइट ही क्यों है, ये ब्लैक ही क्यों है? यही तो साइंस है। सवाल ही तो साइंस है। जो भी चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट कर रही है उसके प्रति मतलब उसके आपको जानना, वही तो साइंस है। इसलिए सवाल हमेशा करिए। और सवाल करने से पहले कभी सोचना नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, मैंने क्लास 10th किया है 2011 में, मैंने 12th किया है 2013 में, ठीक है, मैंने बीटेक किया है 2018 में। आप लोग में से किसी को पता है कि मेरा क्लास 10th का बैचमेट कौन था? नहीं पता है। क्लास 12th का बैचमेट कौन था? नहीं पता है। हमको भी नहीं पता होगा, भूल गए। तो इसलिए जब कभी भी आपको सवाल पूछने में शर्माहट आए, आप समझिएगा ये आपके साथ तभी तक है जब तक यहाँ पे आप कोचिंग आ रहे हैं। और जो लोग आपके ऊपर हंसेंगे बिना सवाल पूछने से, तो ये 5-10 मिनट ही हंसेंगे। और यदि अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको पागल बोल रहे हैं, आप समझिएगा आप सही काम कर रहे हैं। क्योंकि विवेकानंद सर ने कहा था, आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, तो समझिएगा कि वो रास्ता मतलब कि गलत है। प्रॉब्लम आ रही है मतलब वो सही है। इसलिए प्रॉब्लम्स का आना बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग का जो लाइफ होता है ना, वो साइन वेव के जैसा होता है। ऐसा आपके लाइफ में अभी अप्स है ना, तो डाउन्स आएगा ही आएगा, इतना है। क्योंकि आप पे आप नहीं रह सकते, आप पे रहेंगे तो ये लाइफ नहीं है, फिर मतलब जानवर हो जाएगी। क्योंकि जानवरों के नो लिमिटेशंस दिए गए हैं, वो उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं। बकरी घास खाती है तो घास ही खाएगी, वो मांस नहीं खाएगी। शेर मांस खाता है तो मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। लेकिन इंसान को आज़ादी दी गई, आज़ादी दी गई कि तुम कुछ भी खा सकता है। मतलब ये जिन्होंने इसको बनाया, ये उसको भी गाली दे रहा, फिर भी ऊपर वाले इसको कुछ नहीं कर रहे। वो चाहते तो आपको इतना सोचने का क्षमता देते ही नहीं कि आप उनको गाली दे पाते, लेकिन उन्होंने आपको क्षमता दिया और आपको पूरी आज़ादी दी। इसलिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे जब आपका डाउन्स आता है तो यहाँ पे आपको अप करने की हिम्मत रखना होगा। जब आपके लाइफ में अप्स आएंगे तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा कि आपके लाइफ में जब डाउन्स आएगा तो आप उस समय हिम्मत बना के रख सको। और बहुत बार आपके लाइफ में ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप लोगों को। ये कहानी कोई सुने होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग जब छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग बेसिकली मैं जहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करते होंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली के पास बच्चों की हर इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उनकी क्षमताएं नहीं होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं जब छोटा हूँ, मेरे पिताजी के जेब में 10 रुपये हैं और मैं कहीं मेला घूमने के लिए गया हुआ हूँ। मैंने पिताजी को कहा कि पापा जी मुझे ये खिलौना खरीदना है। तो मेरे पिताजी को ये बात पता है कि कल मॉर्निंग में इसकी कॉपी ख़त्म हो चुकी है, तो कल मॉर्निंग में जब ये स्कूल जाएगा उस समय ये 10 रुपये का कॉपी का डिमांड करेगा और मेरे जेब में 10 रुपया ही है। तो अब उनको डिसाइड करना है कि अभी हमको रात में खिलौना देना है या फिर अगले मॉर्निंग में कॉपी देना है। तो उस समय वो हमको खिलौना खरीद के नहीं देते हैं, क्योंकि हम कल नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वो कल देख पा रहे हैं। तो उस समय हमको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि उस समय मेरी मैच्योरिटी लेवल नहीं होती है। और बुरा लगना भी चाहिए, बच्चा को बुरा लग रहा है तो वो भी अच्छा है, वो बुरा लगना बुरा नहीं है। तो सर्फ एक्सेल का एडवर्टीजमेंट में कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। तो लेकिन वो बच्चा जब मैच्योर हो जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, तब उसे लगता है कि नहीं, मेरे पिताजी ने जो डिसीजन लिया था ना उस दिन खिलौना खरीद के जो मुझे कॉपी खरीद के दिया गया था, वो डिसीजन सही डिसीजन था। तो बस लाइफ भी वैसा ही होता है। जब आपके लाइफ में डाउन्स आते हैं ना,
तो आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, जबकि जो ऊपर वाले हैं ना वो कभी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते। जैसे आपके पिताजी कभी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते हैं ना, तो ऊपर वाला भी आपके साथ बुरा नहीं कर सकते। आप बोले क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो ऊपर वाला जब आपको इस धरती पे भेज सकते हैं तो आपके साथ बुरा कैसे कर सकते हैं? अब बुरा ही करना तो आपको भेजते ही नहीं। तो इसलिए आप कल यहाँ जिस तरह से आप बचपन में कल नहीं देख पा रहे थे ना, तो आप यहाँ पे कल नहीं देख पा रहे हैं। और यही लाइफ की खूबसूरती है कि आप कल नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले आपका कल देख पा रहे हैं। इसलिए लाइफ में कभी भी कितना भी डाउन सा है, कितना भी कुछ भी बुरा हो जाए, बस अगर आप सांस ले रहे हैं ना, तो उस सांस को ही उनका शुक्र मनाइएगा कि ये सांस भी आप ले रहे हैं तो उनकी वजह से ही ले रहे हैं। नहीं तो उनकी जिस दिन मर्जी जब मर्जी हो जाएगी तो आप सांस लेना भी आपका बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी आपके लाइफ में डाउन्स आएंगे, हमेशा पेशेंस रखिएगा कि वो आपके लाइफ में डाउन्स दिए हैं तो आपके लाइफ में अप्स भी ला सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपके हाथ में क्या है? तो आपके हाथ में केवल आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, आपका अपना 100% डेडिकेशन है। आप हर समय एक जैसे इफिशियंट नहीं होते हैं। जैसे कि अभी मैं किसी को भी कहूँ कि ये चेयर उठा दीजिए तो वो चेयर उठा देगा, लेकिन जब यही बच्चा 5 साल का था, उसे मैं कहता इस चेयर को उठाने के लिए, तो वो नहीं उठा पाता। तो आपका टाइम के अकॉर्डिंग आपका इफिशियंसी भी चेंज होता है। तो आपको हर समय के अकॉर्डिंग अपना 100% देना होता है। और एक मतलब कि कहानी है, छोटा सा ही है, जैसे कि लोग बहुत बार मतलब कि जब उनके साथ बुरा होता है, बहुत बार सर के साथ भी हुआ होगा, सर इसके मतलब कि ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप से। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि एक अकबर और बीरबल की ये कहानी आप लोग सुने होंगे तो मुझे बताइएगा, केवल कहानी का समरी को डिस्कशन करूँगा। एक बार अकबर और बीरबल का दरबार चल रहा था। तो अकबर चूँकि राजा थे और बीरबल उनके मंत्री थे। मंत्री मतलब कि महामंत्री, महामंत्री मतलब कि प्रधानमंत्री के बराबर लगभग। तो क्या होता है कि राजा की उंगली एक बार कट जाती है। तो राजा को उंगली कट जाना ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी, मतलब कि पूरी राज्य की जनता परेशान हो गई थी कि भाई आखिर राजा का उंगली कैसे कट गया। तो उस केस में फिर क्या हुआ कि जैसे कि अभी भी कुछ घटनाएं होती है हमारे देश में, तो कमेटी गठित की जाती है। तो उस केस में भी कमेटी गठित किया गया। कमेटी जब गठित किया गया तो कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा। तो रिपोर्ट में ये मालूम चला कि इसकी जो मुख्य जिम्मेदार है वो, उसमें मैक्सिमम जो गलती है वो बीरबल की है। तो बीरबल को राज दरबार में बुलाया गया। तो बीरबल को उसके आरोप उसके प्रति बताया गया कि बीरबल आपके ऊपर ये आरोप है। तो उस केस में बीरबल को कहा गया कि आप कुछ अपने इस आरोप पे स्पष्टीकरण देना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं मैं अपने आरोप को एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे इसके लिए जो भी सज़ा दी जाएगी वो मैं उसके लिए मान्य होऊंगा। क्यों? क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये बात राजा को थोड़ा बुरा लग गया कि मेरा उंगली कटा हुआ है, राज्य की पूरी जनता परेशान है और तुम मुस्कुराते हुए कह रहे हो तो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोला कि हाँ महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोला तुम होश में तो हो ना? बोला हाँ, पूरा होश में, होशो आवास में मैं। बोला ठीक है, तो इसका मतलब यदि इस गलती के लिए आपको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी तो वो भी अच्छे के लिए होगा? तो और भी वो मुस्कुराए, बोले हाँ वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बोला अब तो तुम पक्का पागल हो गया। बोला नहीं महाराज, हम पागल बिल्कुल भी नहीं है, हम पूरे होशो आवास में बोल रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। बोला ऐसा? बोला हाँ ऐसा। बोला ठीक है, इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो फांसी की प्रक्रिया होने में टाइम लगता है। जैसे कि अभी भी किसी को फांसी की सज़ा पड़ती है तो तुरंत फांसी पे नहीं चढ़ाया जाता, उसका कुछ प्रोसेस होता है। तो जो राजा का जो महल था वो जंगल के बीचों बीच था और वो जो जंगल था वो आदिवासियों का गांव था। तो अगले दिन चूंकि जब राजा मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे तो अकेले ही निकलते थे। तो जनरली जो राजा के बहुत क्लोज होते हैं वही राजा के साथ जाता है मॉर्निंग वॉक पे। तो डेली जब वो लोग टहलने निकलते थे तो अकबर के साथ बीरबल भी होते थे। लेकिन चूंकि उस दिन तो बीरबल फांसी की प्रक्रिया में जाया जा चुका था तो अगले दिन मॉर्निंग वॉक पे उनके साथ बीरबल नहीं थे। और उसी दिन जो आदिवासी लोग थे उनका कोई फेस्टिवल था और उस फेस्टिवल में उनके यहाँ परंपरा थी कि इंसानों की बलि चढ़ानी है। तो अब चूंकि राजा है तो उनका सब कुछ हाई क्लास होगा, कपड़ा लत्ता, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, तो देखने में भी वो खूबसूरत लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो उस केस में उन लोगों ने डिसाइड किया कि इन्हीं का आज हम लोग बलि चढ़ाएंगे। तो उनको मिल गया तो वो लोग उसको पकड़ लिए। तो पकड़ लिए तो अब आदिवासियों का गाँव और राजा अकेला क्या ही करेगा। तो फिर राजा उनके साथ जाने लगे। तो जब राजा को सूली पे चढ़ाया गया फांसी मतलब कि बलि देने के लिए, तो जो भी आदिवासियों के हेड थे उन्होंने देखा कि इसका उंगली कटा हुआ है। और हिंदू धर्म के एक रीति रिवाज है कि जूठा जो होता है वो भगवान के ऊपर नहीं चढ़ता है। तो कहा कि ये जूठा है, ये नहीं चलेगा, इसको बदल के लेकर दूसरा लेके आओ। तब वहाँ पे अकबर का दिमाग खराब हो गया कि ये तो उंगली कटा है मेरा बीरबल की वजह से, और बीरबल को तो हम फांसी पे चढ़ाने के लिए बोल दिए हैं, और वो तो बोला था कि जो होता अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब सही में मेरा उंगली अच्छे के लिए कटा था, उंगली नहीं कटता तो मेरा जान ही नहीं बचता है। तो भागे 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 वो वहाँ फांसी वाले स्थल तक गया।
तो देखा कि अभी जस्ट बीरबल को फांसी चढ़ने ही वाली है, तो अपने सैनिकों को वो आदेश दिए कि इसको उतारा जाए। सैनिक लोग भी बोले क्या हुआ महाराज, आप ही तो बोले थे चढ़ाने के लिए। बोला उतारो यार, बताते हैं पहले। तो उतारा, फिर वहाँ पे उन पूरा कहानी को बताए। अभी भी बीरबल मुस्कुरा रहा है। बोला महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोला अब तो तुम मतलब गारंटी है कि तुम पागल हो गए हो, मतलब 1 सेकंड के लिए मेरा जान बचा है, हम अभी बलि चढ़ जाते, और 1 सेकंड के लिए तुम बचे हो, तुम फांसी पे चढ़ जाते, और अभी भी तुम बोल रहे हो जो होता है अच्छे के लिए होता, आप कैसे। बोला महाराज ऐसे कि ये घटनाएं नहीं हुई होती तो उस दिन मॉर्निंग वॉक पे आपके साथ हम भी होते, और बोला आपकी बलि ना चढ़ा के मेरी बलि चढ़ा देते। तो इसलिए जब भी आपको लाइफ में लगे कि आपके साथ बुरा हो रहा ना, आप समझिएगा अंधेरा जब होता है ना तो सवेरा होना तय है, और सवेरा जब होता है तो अंधेरा होना तय है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन और सबसे ज़्यादा आपको थॉट्स की आवश्यकता आपके बुरे समय में ही पड़ती है। अच्छे समय में तो निकल जाएगा, अच्छे समय में आपके बहुत सारे आपके दोस्त लोग भी साथ होंगे, लेकिन बुरे समय में केवल जो सच्चा साथी होगा वो आप होंगे। और आपका सच्चा साथी आपके शरीर से आप नहीं होइएगा, शरीर तो हमेशा आपके साथ रहता है, आपके कौन सा थॉट्स आपके साथ रहता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और कब कौन सा थॉट्स किसके दिमाग में क्लिक करता है या इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। छोटा सा और एग्जांपल दूंगा मैं। मेरा एक दोस्त है जो भी LIC में ही वर्किंग है, यहाँ पे मधुलिका के ऑपोजिट वाले ऑफिस में, उसका घर है यहीं पे हाउसिंग कॉलोनी में, उसका नाम है सुमित बास्की। हम लोग साथ में पढ़ते थे छोटा नागपुर अकेडमी में, जहाँ से अविनाश सर भी पढ़े हुए हैं। मैं उनके साथ पढ़ा था 8, 9, 10th में। तो वहीं पे हम लोग जब क्लास 10th मैट्रिक किए थे, हम लोग का एक मित्र था जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट का 3rd टॉपर था मैट्रिक में, इसका नाम था विपिन कुमार। इसने लगभग 2015 या 16 में सुसाइड कर लिया था। उस समय हम लोग अपने कॉलेज में थे। मुझे जब ये न्यूज़ मिला तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो फिर जहाँ पे इस मेरे फ्रेंड का घर था, इसका घर है यहाँ पे कृषि विहार के बगल वाला जो गांव है दामकारा बरवा में। तो मैंने लोकेलिटी में भी मेरा कुछ फ्रेंड सर्कल था, मैंने उसे फ़ोन किया क्योंकि मुझे हम लोग को न्यूज़ ही मिला था लगभग 6-7 दिन के बाद। मैंने पता करवाया कि क्या कुछ दिन पहले ऐसी कुछ घटनाएँ हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा एक घटना हुआ है। तो मैं समझ गया ये कन्फर्म है। तो फिर हम लोग दुमका में मैं पढ़ाई करता था, वहाँ से हम लोग जितना जल्दी पॉसिबल हो सका, हम लोग जो भी फ्रेंड लोग थे 4-5 लोग, सब लोग उनके घर पे गए। तो वैसा कोई ठोस रीज़न तो नहीं मालूम चला। और आप देखिए कि उस दिन मैंने किसी एक फ्रेंड से कुछ बात कही थी, और वो बात मेरे एक फ्रेंड का और जान बचा लिया, नहीं तो मेरा एक और फ्रेंड सुसाइड कर लेता। कैसे? तो जब उसके घर से हम लोग मीटअप वगैरह करके निकले थे, तो हम और मेरा एक फ्रेंड जो सुमित बास्की जो LIC में वर्किंग है, वो हम लोग सेम स्कूटी पे थे। तो मेरा आदत है थोड़ा सोचते रहने का। उसमें हम सोच रहे थे तो हम उसको एक बात कहे थे कि जब भी किसी के लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो वो अपने आप को ख़त्म क्यों करते हैं। इसका एक और ऑप्शन हो सकता है कि आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आए, जो भी सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को ख़त्म कीजिए ना, आप अपने आप को ख़त्म क्यों कर रहे हैं। 2 ऑप्शन है, या तो खुद को ही ख़त्म कर लीजिए या फिर प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए। तो ये बात मतलब मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा या फिर इतना ज़्यादा हिट करेगा। तो मतलब कि लगभग हमको लगता है इसी साल 2021 में ही मेरे उस फ्रेंड से बात हो रही थी, और 5 या 6 साल के बाद मुझे जानकारी मिला वो मतलब कि मेरा जो फ्रेंड था वो रिलेशनशिप में था, मतलब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में था। तो उन लोगों का ब्रेकअप हुआ था। तो जब मेरे उस दोस्त का ब्रेकअप हुआ, चूँकि बहुत क्लोज रिलेशन में थे वो लोग, तो उसका माइंड इतना हद तक जा चुका था कि वो एक बार उसको लगा था कि मेरे लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन। उसने मुझे फ़ोन भी नहीं किया, और लगभग वो तैयारी पूरा कर लिया था कि अब हमको इस दुनिया में नहीं रहना। उसी समय उसके दिमाग में ये थॉट क्लिक कर गया कि सनोज ने कुछ बात बोला था कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो हम अपने आप को ख़त्म क्यों करें, सिचुएशन को ही ख़त्म करते हैं। तो फिर वहाँ से अपने आप को उसने दृढ़ निश्चय किया कि नहीं, हमको इस सिचुएशन को ख़त्म करना, अपने आप को ख़त्म नहीं करना। उसका एक ही तरीका होता है कि आप अपने आप को किसी दूसरे चीज़ में इतना ज़्यादा इंगेज कर दें, उस चीज़ के प्रति सोचने का टाइम ही नहीं मिले। उसके पास कुछ काम था नहीं करने को, तो उसके पास एक ही ऑप्शन था कि पढ़ाई करे। उसने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। आज हम लोगों का भी अनअकैडमी के साथ पार्टनरशिप है। अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, घर बैठे पढ़ाई किया, और घर बैठे पढ़ाई करके विदिन 1 से 2 ईयर में उसका LIC में सिलेक्शन हो गया। लाइफ का पूरा सीन चेंज। सुसाइड से लेकर के आज वो बंदा इतना हैप्पी है कि मतलब फिर कोई जवाब ही नहीं है। तो लाइफ ऐसे चलता है। इसलिए यदि अगर यहाँ पे किसी को ऐसा लगता हो कि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ या सर जो पढ़ा रहे हैं, सर बहुत बड़े 30 मार्क खान है, जो बोल रहे थे बहुत बड़े थे, कुछ भी नहीं है। कौन यहाँ पे कहाँ जाएगा कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है आप लोगों में कोई IAS IPS बन जाए, हो सकता है मैं यहाँ से बहुत डाउन वाले सिचुएशन में चला जाऊँ, क्योंकि टाइम एक जैसा नहीं रहने वाला, ये ग्राफ नहीं रहने वाला है, ग्राफ हमेशा ये रहेगा। इसलिए जब कभी भी आपको लगे कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, नहीं, आप अपने आप में 30 मार्क खान हैं।
आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका जो फिंगरप्रिंट है ये पूरी दुनिया के किसी भी 700 करोड़ दुनिया की आबादी है किसी से मैच नहीं करती है। मैच करती है तो फिर आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर करना ही नहीं। आपकी जो मैंने कहा शुरू में कि आपकी जो पूरी लड़ाई है ना वो खुद से है। आपको खुद में, हम लोग जैसे स्टूडेंट, ये चीज़ मैं चाहता हूँ सारे टीचर्स भी स्टूडेंट्स को कन्वे करें। स्टूडेंट्स में सबसे पहला आत्मविश्वास, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, ये होना बहुत जरूरी है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही, अभी के हम लोग भी जब एवरेज स्टूडेंट थे, हम लोग कभी भी मतलब कि टॉप वाले स्टूडेंट्स नहीं थे कि हमेशा क्लास में टॉप कर रहे हैं, या फिर बिलो वाले स्टूडेंट भी नहीं थे। हम लोग हमेशा मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स थे और हम लोग कभी भी ऐसा नहीं सोचे थे कि हम लोग कभी पब्लिक स्पीकिंग भी कर पाएंगे। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल भी देना चाहूँगा। जब क्लास 12th में श्रीवास्तव क्लासेस में केमिस्ट्री में पढ़ता था तो हम लोग को उस समय एक टर्म होता था बेंजीन, शायद उसका ग्राफ मुझे जहाँ तक याद है ऐसा कुछ होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे टीचर थे वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे। अब कोई टीचर अपना 100% डेडिकेशन दे रहा है तो वो स्टूडेंट से भी एक्सपेक्टेशन करता है कि वो स्टूडेंट भी अपना 100% दे। तो मुझे इसी तरह से क्लास में बुलाया गया था और मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा गया था और मुझे आता था लेकिन मैं ड्रॉ नहीं कर पाया था। और उस दिन लगभग मैं मार खाने ही वाला था। उस समय मैं क्लास 11th में या 12th में था। लेकिन सर का कुछ मूड बदला और भी 4-5 स्टूडेंट्स को बुलाया गया तो सबका स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था। तो मैं उसमें मार नहीं खाया। मतलब मुझे इधर कोई बुला के कह देता आप लोगों के सामने से कि मुझे अपना यहाँ पे नाम बताना है तो मैं नाम भी नहीं बता पाता। मेरा ये सिचुएशन था। तो आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे चेंज हुआ, और अभी आप मुझे कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करना कल को, तो मैं कल प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू कर दूंगा, मुझे इसमें कोई इशू नहीं। तो ये बदलाव कैसे आया ये मुझे भी नहीं पता चला। जब मैं कॉलेज गया, हम लोग कॉलेज न्यू कॉलेज था, इसलिए कहते हैं लाइफ में ना, कहते हैं आपदा और अवसर ये दोनों साथ साथ आता है, आपको पहचानना पड़ता है। तो हम लोग कॉलेज न्यू कॉलेज था तो वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बस वो गवर्नमेंट कॉलेज था। तो गवर्नमेंट कॉलेज था और वो हम लोग उसके फर्स्ट बैच थे। तो वहाँ पे संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो हम लोग लगभग हर 1 वीक में या 15 दिन में एक स्ट्राइक कर देते थे हम लोग कि आज खाना नहीं है, आज क्लास में टीचर नहीं है, आज वर्कशॉप में ये सामान नहीं है, आज ये नहीं है, वो नहीं है। और पूरा 4 साल लगभग हम लोग स्ट्राइक आंदोलन ही किए कॉलेज में। वो करते करते कब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैं गेट की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। उसमें भी हम लोग ये काम नहीं करते थे जो भी हम लोग करते हैं। हम लोग वहाँ पे पढ़ाते थे, रेलवे जेई की तैयारी हम लोग करवाते थे। वहाँ पे लोग हम लोगों से जुड़ते गए। कहते ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, क्योंकि डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देर आप लोग पढ़ने नहीं आएंगे तो सर कितना दिन पढ़ाएंगे, 1 दिन पढ़ाएंगे, 2 दिन पढ़ाएंगे, 1 महीना पढ़ा के बंद कर देंगे, सब कुछ बोरिया बिस्तर बांध के चल जाएंगे। तो हम लोगों से स्टूडेंट्स जुड़ते गए, उन्होंने अपने डिमांड्स को हमारे सामने रखा, हम लोग उनके डिमांड्स को फुलफिल करते गए। कहते नहीं है कि सही रास्ते पे चलते हैं तो आप आगे बढ़ते जाते हैं और आपका कारवां जुड़ता जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोग के साथ लगभग इंडिया की जो भी टॉप ब्रांड्स हैं सब लोग हम लोग के साथ एसोसिएटेड है। चाहे वन अकेडमी हो, बायजूस हो, अड्डा 24/7 हो, स्टडी IQ हो, हर कोई हम लोगों के साथ एसोसिएटेड। और आज भी हम लोग यही काम करते हैं। अभी हम लोगों ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल प्रोटेस्ट किया था। मैंने कहा था कि आप लोग को इंटरनेट कौन सही इस्तेमाल कर पाता। हम लोगों ने घर बैठे बैठे रेलवे जैसी इतनी बड़ी संस्था को झुका दिया। हम लोगों ने 90 लाख ट्वीट्स किया था सारे टीचर्स को यूनाइटेड करके। और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट, जो कि सर भी जानते होंगे, रेलवे NTPC का एग्जाम डेट, रेलवे NTPC का रिजल्ट डेट, सारी चीज़ें रेलवे को जारी करना पड़ा। तो ये सब ऑल थिंग्स पॉसिबल ड्यू टू इंटरनेट एंड आपके आसपास जो भी संसाधन अवेलेबल है। क्योंकि हमेशा आपको ना, आप जहाँ पे हैं आपको अपने से ऊपर वाले को भी देखना पड़ेगा, नीचे वाले को भी देखना पड़ेगा। आपके पास जो चीज़ें हैं, आप बैठ के मुझे अभी आप सुन पा रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा कि वो आपके जैसा कपड़ा पहन पाए, आपके जैसे चेयर पे बैठ पाए, आपके जैसा बैग रख पाए, आपके जैसा कॉपी रख पाए और वो पढ़ाई कर पाए, लेकिन फिर वो करता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास आपसे ज़्यादा सुविधाएं होती है फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। तो सारा गेम खुद से लड़ाई का है। सिचुएशन आपका कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। कहते नहीं है कि गरीब मतलब कि जो पैदा होता है वो उसके हाथ में नहीं होता है, लेकिन गरीब यदि वो मर जाता है ना तो फिर उसमें उसकी गलती है। क्योंकि मैंने जो बाइक वाला आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि हम लोग का जो बॉडी है, एक बाइक का कीमत आपने लगाया 1 लाख, तो आप चाहते हैं जो भी इसका लाइफ है, मान लेते हैं कि इसका लाइफ है 15 ईयर्स का, तो आप चाहते हैं 15 ईयर्स में इसको पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लें, ताकि जो आप 1 लाख रुपया लगाए हैं तो आपको ये फील ना हो कि आपका पैसा वेस्ट गया है। और इस शरीर का मैं कीमत लगाऊं तो आप कितना इसे कीमत लगा सकते हैं? मैं चाहूँ तो इसको 1 लाख करोड़ में सेल कर दूँ, या फिर मैं चाहूँ तो मुझे इससे हमको कोई खरीद नहीं सकता है, ये मेरी मर्जी के ऊपर है, तभी हम बिकेंगे। या मैं चाहूँ तो बॉडी के एक एक पार्ट को 1 लाख करोड़ में बेच सकता हूँ। तो जो इतना मोस्ट वैल्यूबल थिंग है मेरे पास,
जिसका कि एक रिटायरमेंट एज मैं मानता हूँ 60 साल, 60 ईयर्स। आप इसे यूज करें या ना करें, ये तो 60 साल में रिटायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि वो यहाँ पे लाइफ टाइम है, मतलब वो कभी नहीं मरेगा। समय का सबसे खास बात ये है, जैसे कि अभी मैं टाइम देखता हूँ कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12:40। इस समय का खास बात सबसे अच्छा ये है, मेरी मम्मी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि 12:40 अभी आपके लिए भी हो रहा है, 12:40 ये अंबानी साहब के लिए भी हो रहा है, और 12:40 ये एलन मस्क के लिए भी हो रहा है। समय ने कभी किसी के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं किया, ऊपर वाले या नेचर ने हर किसी को हर कुछ बराबर दिया है। जो भी यहाँ पे पार्शलिटी हुई है वो इंसानों ने किया है। तो समय का सबसे खास बात यही है ना कि वो कभी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता है। उसीलिए इसी तरह से ये जो है आपका बॉडी है, इसे आप इस्तेमाल करें या ना करें, ये इसका जो मतलब एज है ये खत्म होना ही होना है। इसे मतलब ऐसा ही समझ लीजिए जैसे कि ये बलून गिरा हुआ है, तो यहाँ पे भी इतना बड़ा एक हीरा का टुकड़ा होता है। तो आज हर किसी को इसका इंपॉर्टेंस पता होता, भले वो सेम वॉल्यूम गेन कर रहा होता, लेकिन इस बलून का इंपॉर्टेंस हीरे के टुकड़ा इतना नहीं है। लेकिन यदि अगर हम लोगों को हीरा का टुकड़ा पड़ा हुआ है, हम लोग को नहीं पता है कि वो हीरा का टुकड़ा है, तो हम लोग के लिए पत्थर के समान है। तो बात वही है, यदि आपको इस शरीर की वैल्यू नहीं पता है तो फिर ये शरीर आपके लिए एक नॉर्मल शरीर के जैसा ही है। और नहीं तो जिस तरह से आप एक बाइक को 1 लाख रुपए में खरीदते हैं, आप उसका मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो आप इस शरीर का मैक्सिमम यूज़ क्यों नहीं कर सकते? जो लोग भी महान बने हैं वो इस शरीर से ही बने हैं, उनका कोई पहचान नहीं था, उन्होंने अपना पहचान बनाया है क्योंकि ऊपर वाले ने उनको ताकत दिया था। तो उसी के बेसिस पे वो आगे बढ़ा। और टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, मेरा इतना शेड्यूल नहीं था। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ आप लोगों के मन में थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन 1 वे डिस्कशन में मज़ा नहीं आता है, 2 वे डिस्कशन हो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। सर को कुछ कहना होगा तो कहेंगे। व्यू से आप लोगों को कुछ पूछना है, जैसे एग्जाम का रिव्यू जो होता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, तुम लोग करते हो, प्रॉब्लम क्या है कि आता क्या है, ये चीज तो हम लोग करवाते हैं यहाँ पे, लेकिन और भी जो फिजिकली मिले हैं, बच्चों से मिले हैं, बातचीत किए हैं, बच्चों का रिव्यू है, एक पॉइंट बहुत अच्छा गया कि जो सफल हुए उनका क्या पॉइंट था, तो ये तो नोट हो गया। लेकिन और भी बच्चों के साथ एग्जाम में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इनसे बेटर हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम वो काम नहीं किए, ठीक है, इसीलिए हम ऐसे सेशन को अरेंज किए। पूछिए कि आपको क्या लगता है, आपको क्या डर लगता है, उस डर को क्लियर कीजिए। देखिए, जो सर जो बात कह रही है, सर का भी कहना जायज़ है, क्योंकि होता क्या है ना, एग्ज़ाम्स को जो है ना यहाँ पे बहुत बड़ा माहौल बना दिया गया है, जबकि एग्ज़ाम बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आप सोच के देखिए, जो स्टूडेंट तैयारी किया हुआ है उसके लिए एग्ज़ाम एक नॉर्मल मॉक टेस्ट की तरह है। और यदि अगर आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है ना, तो एग्ज़ाम आपको बड़ा लगेगा, एग्ज़ाम आपको डर दिखाएगा। और जो स्टूडेंट सब दिन पढ़ाई किया है ना, उसके लिए एग्ज़ाम मतलब लक फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है लक फैक्टर। फिर उसके लिए वो एक नॉर्मल मॉक टेस्ट है, वो जिस तरह से मान लीजिए कहीं वो मॉक टेस्ट दे रहा है, फिर ऑनलाइन घर बैठे टेस्ट दे रहा, तो वो घर बैठे उसके लिए टेस्ट के जैसा ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसके लिए वो। क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है जब आपको किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, उसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था उसमें सब कुछ बता दिया जाता आपको। यहाँ से मैं सवाल पूछूंगा, इतना मैं आपको एग्ज़ाम का टाइम दूंगा, इतने देर में आपको एग्ज़ाम कंप्लीट कर देना है। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया था उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि आप फैमिलियर हो सके उस एग्ज़ाम से। उसके बाद जैसे कि अभी हम लोगों ने अपने चैनल पर सर्वे भी करवाया था कि आज 29-30 तारीख है, आज ही के दिन 28, आज से 2 दिन पहले 28 दिसंबर के दिन रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, जो कि लगभग 7 महीने चला था। दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, जुलाई में ख़त्म हुआ था, 7 महीने प्रॉपर उसका एग्ज़ाम रिव्यू किया था। तो मैंने स्टूडेंट से एक सर्वे पोल किया था कि पिछले बार जो एग्ज़ाम्स हुआ था वहाँ पे आपसे क्या गलतियाँ हुई थी। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट मैटर करता है, स्टूडेंट्स के जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ था वो रिवीजन के ऊपर हुआ था, कि सर हम लोग ना रिवीजन नहीं कर पाए थे। मैं आपको रिवीजन का एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, ये अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आप लोग फॉलो करिएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमारे किसी स्टूडेंट ने क्या किया कि 20 क्वेश्चन किया और उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, वो एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन करके आ गया सही से। और किसी स्टूडेंट ने क्या किया, पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में वो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके गया, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में था, जिसका एक्यूरेसी बहुत कम हुआ और ये मात्र 10 क्वेश्चन सही करके आ पाया। अटैम्प्ट तो इसने किया था 50, लेकिन ये सही किया मात्र 10। और इसने 20 ही किया था, क्योंकि इसके पास टाइम ज़्यादा था, ऑब्वियस सी बात है, ये 50 पे टाइम दे रहा, ये 20 पे टाइम दे रहा, इसके पास टाइम ज़्यादा था, इसलिए एक्यूरेसी इसका ज़्यादा था, 15 हुआ। तो ऑब्वियस सी बात कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे कि ये बच्चा ज़्यादा बेटर है इससे, क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कहते नहीं है कि
प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। पर विडंबना यह है कि लोग परिणाम देखना पसंद करते हैं, प्रयास नहीं। तो लोग को तो आपको परिणाम से मतलब है, आपने कितना मेहनत किया वो तो कोई नहीं देखेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये इतना ज़्यादा अटेम्प्ट क्यों कर पाया? क्योंकि इसका पढ़ाई के साथ साथ इसने अपने रिवीजन को भी टाइम दिया। क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जब आप सिलेबस को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे सर भी आपको पढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं आपका सिलेबस तो कवर होता जाता है, लेकिन जिस रेट से आप आगे बढ़ रहे होते हैं ना, उतना रेट से तो नहीं, लेकिन उससे कम रेट से आपके पीछे वाली चीज़ें मिटती जाती हैं। तो कहो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हर एक स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है, सॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरे नज़र में एक सॉल्यूशन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बताया भी, कुछ स्टूडेंट्स ने इसे इंप्लीमेंट भी किया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं, मैं इसको पेज से एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आपका कोई पर्टिकुलर सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस को आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। पहला दिन मानते हैं कि आपने एक पेज पढ़ाई किया, ठीक है, उस पेज को पढ़ने में मान लेते हैं आपको पहला दिन समय लगता है 10 मिनट का, ठीक है। अगले दिन जब फिर से आप पढ़ाई करने बैठे, तो जिस एक पेज को पढ़ने में आपको पहला दिन 10 मिनट का समय लगा था, इसी सेम पेज को अगले दिन पढ़ने में कितना समय लगेगा? कोई मुझे बता सकते हैं? 10 से कम लगेगा, 10 से ज़्यादा लगेगा, 10 ही लगेगा? 10 से कम लगेगा। एक एवरेज बताइए कितना समय लगेगा? एवरेज अप्रॉक्सीमेटली कुछ कितना? 5 मिनट। चलिए ठीक है, 5 ही रखते हैं। अगले दिन जब पढ़ने बैठे, हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास 10 मिनट ही है पढ़ाई करने के लिए, आपने 5 मिनट इसी सेम पेज को पढ़ने में दे दिया, आपके पास टाइम कितना बचा? 5 मिनट का बचा। तो आपको अगले दिन अगला जो नया पेज पढ़ना है ना, उसमें आपको 5 मिनट का ही समय देना है, ठीक है। अब तीसरा दिन फिर से आप पढ़ने के लिए बैठे, तो फर्स्ट पेज को पढ़ने में पहला दिन आपको 10 मिनट का समय लगा था, दूसरा दिन 5 मिनट लगा, तीसरा दिन कितना समय लगेगा मुझे बताइए? 2.5 मिनट। तो मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास 2.5 मिनट का समय लगा। अभी आपके पास बचा हुआ कितना है? 7.5 मिनट का समय बचा हुआ, ठीक है। तो पहला पेज में चला गया आपका 2.5 मिनट का समय। दूसरा दिन जिस पेज को पढ़ने के लिए आपने 5 मिनट का समय दिया था, इसको पढ़ने में अगले दिन कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए 1.25 मान के चलते हैं आपके पास, या फिर 2.5 मिनट भी मान लेते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग मान लिए कि 5 मिनट में इसको लगा, अगला पेज पढ़े, फिर से आपका 2.5 मिनट स्पेंड हो गया। तो 2.5 और 2.5 5 मिनट आपका स्पेंड हो चुका है ये दोनों सेम पेज को पढ़ने में। फिर भी आपके पास 5 मिनट का समय बचा हुआ है एक नया पेज पढ़ने के लिए, है। इसी तरह से जो फर्स्ट पेज वाला चीज़ है, जब मान लेते हैं कि 100वां दिन पढ़ने बैठेंगे, तो फर्स्ट पेज वाले चीज़ का रिवीजन कितना बार हो चुका होगा? 100 पेज का 100 बार रिवीजन हो चुका होगा। और 100वें दिन आपको कितना टाइम देना पड़ेगा? मुश्किल से हमको लगता है पेज को खाली आप पलट भी देंगे तो उस चीज़ का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो 90 से 100वां दिन जो आप पढ़े हैं, इसको आप एग्जाम में कर पाए या ना कर पाए, या फिर 80 से 100वां दिन जो भी आप पढ़े हैं, इसको आप एग्जाम में कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन 1 से 80 दिन जो भी आप पढ़े हैं, इसको आप एग्जाम में डेफिनेटली कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। इसलिए होता क्या है ना, हम लोगों के साथ भी स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम होता था, हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, कि दिमाग में प्रेशर होता है कि यार रिवीजन में टाइम देंगे तो नया चीज़ कब पढ़ेंगे, और ये सोचने में जितना टाइम स्पेंड करते हैं ना, उतना टाइम लोग रिवीजन में दे तो हम लोग रिवीजन ही हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। कि 2 घंटा पढ़ा तो किस इफिशियंसी के साथ पढ़ा, किस एनर्जी के साथ पढ़ा, आपने कितना टाइम दिया। कोई 10 घंटा भी पढ़ाई करता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता, कोई 2 घंटा पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लेता है। तो इट्स ऑल पॉसिबल ड्यू टू, मतलब कि किस एनर्जी के साथ वो पढ़ाई कर रहा है। और किन्हीं को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, और पूछना है कुछ भी क्वेश्चन डाउट्स है लाइफ में, सारी बातें तो लगभग डिस्कस करते ही करते हैं, हर चीज बोलते हैं। लेकिन जब जैसे सर आए स्पेशली बात आप लोग सुनते हैं, ठीक है ना। रेगुलर क्या होता है, अपने घर पेरेंट्स मम्मी पापा की बात नहीं सुनते, लेकिन बगल वाले आंटी का बात सुनते हैं, है कि नहीं? तो वही सेम चीज होता है, ठीक है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं बस रिजल्ट बने, यही करने का। देखिए हम लोग का भी समय गया, सर का भी समय गया, आपका भी समय लगा। इस समय का आउटपुट क्या होगा ये आप पे डिपेंड, ठीक है। आउटपुट आप किसको चाहेंगे तो भूल भी जाइएगा, और आउटपुट चाहिए तो यूटिलाइज भी कर सकते, डिटरमाइन हो जाएंगे। सही बात है, बोलते सबके लिए एक बच्चा भी अगर समझ लेता है तो उसके लिए हमारा जो काम आज का होता है वो क्या होता है, पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो और कोई डाउट्स है किसी को? फुली डिटरमाइन, आप कंफ्यूजन में मत जियो कि मेरा नौकरी प्राइवेट करना है या गवर्नमेंट करना है, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है। कभी रात में सोचते नहीं प्राइवेट जॉब ही ठीक रहेगा, सुबह सोचते नहीं गवर्नमेंट जॉब ही ठीक होगा। तो पहले एक डिटरमिनेशन भी क्रिएट कीजिए। और कोई डाउट्स किसी को नहीं है? देखिए सर ने जिक्र किया था, इस पर थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूँ, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने जो यहाँ पे डिस्कशन किया था एजुकेशन वाला और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाला, तो आप तो मतलब जो आप कर रहे हो, मैंने आपको क्या कहा था, सर ने एक चीज़ अभी कहा था सिंपल, एक लाइन में आपको बोलता हूँ, जो चतुर है उसका लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है, जो सिंपल है उसका लाइफ सिंपल है।
इसलिए लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी मत रखिएगा, एकदम लाइफ को सिंपल रखिए। ये है, ये करना है, दैट्स इट, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। चीज़ों को जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे, एक लाइन में बोलता हूँ, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का कहना है। किसी चीज़ को आप सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ को खुद ही नहीं समझें। मैं जो भी चीज़ें आपको बताया, मुझे नहीं लगता कि एक भी चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो आपके ऊपर से पार हुई होंगी। सब कुछ लगभग ऑन द ग्राउंड चला होगा। इसलिए कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी दादी को नहीं समझा पा रहे हैं, यानी कि 2 जनरेशन गैप को, तो फिर आप अच्छे टीचर उस केस में नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को हमेशा सिंपल रखना। आप सर ने कहा प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, तो ये तो बात आना ही नहीं चाहिए। आपको क्या करना, आपको अपना 100% देना है, और आगे क्या होगा आपको पता भी नहीं है, लेकिन इतना आपको पता है कि जो होगा वो अच्छा होगा। वो अच्छा कब होगा, जब अपना 100% देंगे। समझ रहे बात को? इसलिए चीज़ों को, और सर ने कहा कि जैसे कि यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे तो इसमें कोई दो राय वाली, और ये प्रैक्टिकली ट्रूथ भी है, इसे हम लोगों को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैं एक्सपेक्टेशन करूँ कि यहाँ से बच्चे निकलेंगे और बच्चे बाहर निकल के एकदम मतलब दुनिया इधर से उधर कर देंगे, तो मेरा एक्सपेक्टेशन गलत है। बस आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे बातें हुई हैं उस पर थोड़ा थोड़ा करके मंथन करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आज के बाद चीज़ें आपके लाइफ में जो चीज़ें घटती हैं, जो भी आपका क्रियाकलाप करते हैं, वो सेम उसी तरीके से करेंगे। बस आपको क्या करना है, वो जो काम आप कर रहे होंगे ना, उस केस में आपको दिमाग में थोड़ा जोड़ डालना है, सोचना है। पहला स्टेप तो वही करना है, थॉट्स डेवलप आने लगाना, फिर धीरे धीरे आप उसको कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी मान लीजिए कि मैं अभी यहाँ सर के ऑफिस से निकलूँगा और मैं अपना ऑफिस जाऊँगा, जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे मुझे अभी एग्ज़ाम रिव्यू करना है। तो चीज़ें आपकी कब हैबिट बन जाती है ना, आपको पता भी नहीं चलता है। जैसे कि मेरा एक हैबिट है कि सड़क पे मुझे जो कुछ भी लगता है कि गलत हो रहा है, तो मैं अपने स्तर से उसको कोशिश करता हूँ कि ठीक कर दूँ। चाहे वो सड़क से पत्थर हटाने का बात हो, चाहे वो मान लीजिए कोई गाय ने पेड़ को गिरा दिया, उस पेड़ को सीधा करने का बात, जो भी हो, इट डजेंट मैटर, छोटा हो कि बड़ा हो। जैसे कि हाल ही में अभी सिटी सेंटर के पास एक मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ काम किया गया था, तो जो सीट्स होती हैं चदरा, उसको रोड के किनारे रख दिया गया था। उससे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने गलती से साइड करके आ रहा था, मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम मुझे हुआ तो किसी को भी हो सकता है। मैंने कुछ भी नहीं किया, गाड़ी वहाँ पे लगाया, जो भी सीट्स था उसे इधर से उठा के इधर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कब मेरी आदत में आ चुकी है मुझे पता भी नहीं चला। अब मैं कार से भी जा रहा होता हूँ, ये बात अलग है कि मैं फैमिली के साथ होता हूँ, तो फैमिली उतना कंफर्टेबल आपके साथ फील नहीं करेगी जितना आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल है। मैं अकेले होता हूँ तो कार से भी उतर करके मैं उसको साइड करना पसंद करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती है। स्टार्टिंग में मुझे भी सोचना पड़ता था, यार ये करूँ या ना करूँ, मेरा समय तो इसमें नहीं चला जाएगा। लेकिन ये चीज़ें कब आपकी आदत बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए देखिए, आप लोग जो यहाँ तक पहुँचे, जो भी आपकी एज होगी, आप लोग जो भी कर रहे हैं, तो इसे यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को समय लगा है। आज जो भी आप लोग सोच रहे हैं, ये एक दिन का रिजल्ट नहीं है। इस सोच, तो ये जो आप सोच पा रहे हैं, ये काफ़ी दिनों की आपकी मेहनत है। इसलिए यदि अगर आपको लगता है कि इसे चेंज करना है, तो जितना आप मेहनत किए यहाँ तक पहुँचने के लिए, अब इसका डायरेक्शन बदलने के लिए भी आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ है, बस सोचना है। कहते नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, वैसे विचार करने वालों की भी कभी हार नहीं होती है। थॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, फिर कभी मिलेंगे अगले एपिसोड में। और कुछ कहना है आप लोगों को तो कह सकते हैं। मेरे बच्चे हमसे ग्रुप डी के बारे में बार बार पूछ रहे हैं कमेंट करके। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं रखते हैं। थैंक यू, आप लोग इतना समय दिए। और समय का इंपॉर्टेंस इसलिए भी मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। मैं एक बार, मेरा भगना भी डीएवी कुलानगर में पढ़ता है, मैं भी वही डीएवी कुलानगर में ही पढ़ता था। तो एक समय था कि मैं अपने भगना से डेली बात करता था कि वो क्या पढ़ाई करके आता था। तो पता नहीं मेरा भगना वो चीज़ सीखा या नहीं सीखा, मैंने वो चीज़ उनसे सीख लिया। लाइफ में आप किसी को, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं ये दोनों जो बैठा हुआ है, या फिर आप लोग दोनों जो बैठी हुई हैं, आप लोग दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्र हैं। घनिष्ठ मित्र मतलब कि बहुत ज़्यादा घनिष्ठ, मतलब कि वो आपसे जान भी मांग ले तो आप उसके लिए जान दे सकते हैं, ऐसा घनिष्ठता है। और ईश्वर की कृपा से आप लोग दोनों सक्षम भी हैं कि मतलब आपके पास इतना धन है या फिर इतना वेल्थ है कि आपका दोस्त कुछ भी मांग लेगा तो आप उसको दे पाने में सक्षम है। मान लीजिए आप अंबानी से भी ज़्यादा अमीर है। तो आप ही लोग दोनों से मेरा सवाल है कि आपके फ्रेंड का आज बहुत बड़ा दिन है, मतलब उसके लिए बहुत खुशी का दिन है, और आप उसे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, जो कि मतलब आप चाहते हैं कि रियली में मतलब लगे कि मैंने उसे कुछ दिया है, तो आप क्या दे सकते हैं? टाइम, एग्जैक्टली जिन्होंने भी कहा, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है ना जो आपको वो रिटर्न नहीं कर सकता है। तो मैंने जो टाइम आप लोगों को दिया है ना, वो आप चाह भी लेंगे ना तो आप लोग मुझे रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लाइफ में कभी किसी को लगे कुछ देना है, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कि मुझे उसे
वो टाइम एक ऐसा चीज़ है ना कि ये आपके ऊपर है कि आप किसे देना चाहते हो और किसे देना नहीं चाहते। ये होता सबके पास है, एक गरीब के पास भी टाइम है, एक अमीर के पास भी टाइम है। ये बात अलग है कि उसका टाइम का वैल्यू कुछ और है, उसका टाइम का वैल्यू कुछ और है। मेरे 1 घंटे का टाइम का वैल्यू 1 करोड़ है, तो किसी के 1 घंटे का टाइम का वैल्यू 100 करोड़ है, और किसी का 1 घंटे का टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट पर्सन कि उसने अपने 1 घंटे की वैल्यू कितनी लगा कर रखी है। जैसे मेरे बचपन में एक मन में बहुत अच्छा थॉट आया था कि मेरे भैया आईएसएम के किसी स्टूडेंट से वो पढ़ाई करते थे, तो उसमें उनको जो टीचर थे जब वो जा रहे थे धनबाद छोड़ के, तो मेरे भैया को वो साइकिल ऐसे ही गिफ्ट में दे दिए थे कि लो मनोज यूज़ करना, हम जा रहे तो कहाँ साइकिल लेके जाएंगे। तो उस समय वो साइकिल चूँकि हमको यूज़ करने के लिए मिला था, क्योंकि भैया के पास ऑलरेडी साइकिल था, और बचपन का साइकिल मतलब अभी के हवाई जहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम बहुत खुश हुए थे। तो उस समय जानकारी मिला था कि वो जब आईएसएम छोड़ के जा रहे थे, तो उस समय उनका पैकेज अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10 लाख के आसपास था। तो मैं मतलब बच्चा होता है ना, बहुत क्रिएटिव होता है। मैंने उसे पर्टिकुलर सेकंड्स के हिसाब में कन्वर्ट किया था कि 1 सेकंड में उनकी कितनी अर्निंग होती होगी। लगभग मैं कुछ कर पाया था। मैं उसी समय सोचा था कि मैं कुछ भी करूँगा लाइफ में, कम से कम इससे ज़्यादा तो पैसा मैं ज़रूर कमाऊँगा महीने का वो। और जब मैं कोटा में पढ़ाई करता था, हमारे एक टीचर थे और वो हम लोगों को पढ़ाते थे मॉडर्न फिजिक्स, एनयू सर उनका नाम था, नदीम उल्लक सर। उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा था, जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप लोग कौन कहाँ जाएंगे किसी को भी नहीं पता है। ये बात हमारे क्लास 12 के श्रीवास्तव सर ने कहा था जब जिन हम लोग क्लास 12 का फेयरवेल था। और आज मुझे लगता है उनकी वो बात 100% सही थी, और मैंने जाकर उनसे कहा भी कि सर आपने जो बात बोला था वो सही बोला था। वो तो हालांकि मजाक के अंदाज में बोले थे कि कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाना तो मेरे ऊपर रेड मत करना तो इसलिए जो ऐसे कि तो वहीं से जो ऐसे कि इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है किसी भी चीज़ में, कुछ भी। मतलब मैं कहाँ था, क्या लिखा था मैं भूल गया। हाँ, पैसे। तो एनयू सर ने मुझे कहा था, जब वो सर का बात सही हुआ, वो बोले थे कि उनको महीने का लगभग 5 लाख रुपया मिलता था वहाँ पे, जब वो मोशन में वो पढ़ाते थे, टीचर थे। वो बोले थे कि हर एक बच्चा जो हमसे यहाँ पे आज पढ़ाई कर रहा है मुझसे ज़्यादा पैसे कमाएगा। आज उनका भी बात हमको सही लगता है। उन्होंने जो बात कही थी वो सही बात कही थी, क्योंकि उस समय तक हम लोगों को कोई नहीं जानता था। और मैंने कहा ना कि टैलेंट के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। तो काम के पीछे भागेंगे ना तो पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा, और पैसा के पीछे भागेंगे ना तो पैसे के पीछे ही भागते रह जाएंगे। इसलिए हमेशा काम से अपना प्यार करिए। वो काम आपको इतना पैसा दिलाएगा, इतना नाम दिलाएगा ना कि फिर आपको ना नाम की ज़रूरत पड़ेगी ना पैसे की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए जैसे एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए भोजन, पानी और एक क्या, सांस, 3 चीज़ ना, उसी तरह काम भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू कि आप लोग टाइम दिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए, ऐसा सेशन और भी चलेगा, ठीक है, लेकिन